हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है ऐसा क्यों कहा। ड्राइवर ने बड़ा फाटक खोलकर कार को घुमावदार रास्ते से ले जाकर सीधे सामने के विशाल बरामदे के सामने खड़ा कर दिया। आश्चर्य हुआ कि एक समय विधायक और फिर मंत्री रहे शर्मा जी का घर आज इतना वीरान है। इधर उधर कहीं भी कोई दिखाई नहीं पड़ा। द्वार की घंटी बजाई फिर भी कोई निकल कर नहीं आया। लगभग 15 मिनट तक प्रतीक्षा करके मैं वापस लौट आई। शायद सब लोग बाहर चले गए होंगे, पर वहाँ दरबान, चपरासी, माली और नौकर कोई भी तो नहीं था। दूसरे ही दिन मुझे जयपुर जाना था। 2 महीने वहीं रहना था, इसलिए दोबारा कोई बात नहीं हुई। उनके वहाँ होने या न होने के बारे में कुछ भी नहीं जान सके। एक दिन जयपुर में गोविंद देव के मंदिर में गई। वहाँ उन्हीं विधायक महोदय के एक पड़ोसी मिल गए। वे और उनकी पत्नी बड़े प्रेम से मिले। हाल चाल पूछने लगी तो उन्होंने बताया कि शर्मा जी की दूसरी पत्नी दिवंगत हो गई है। मैंने ही पूछा, तो दूसरी थी वे? पहली कब मर गई थी? मैं तो उनके घर गई थी, पर वहाँ तो सन्नाटा था। मरी नहीं थी वे बोली। तो क्या उनके जीवित रहते ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी? मैंने पूछा तो वे धीरे से बोली, हाँ ऐसा ही था। यही तो बात है, पुरुष होते ही ऐसे हैं। मैं कुछ तेज आवाज में बोल पड़ी। वे धीरे से अपने होठों पर उंगली रखकर मंदिर के द्वार की ओर देखकर बोली, दर्शन खुलने ही वाले हैं। मेरे मन में तो बात घुमड़ती रही। पुरुष तो होते ही ऐसे हैं, उस पर भी राजमद। पहले तो विधायक बनने का नशा भी कम नहीं होता, और फिर मंत्री बनने का। अपने देश में मंत्री बन जाना बहुत बड़ी बात है। ऐसा बहुत से लोग अपना काम कराने के लिए उनके पीछे घूमते रहते हैं। ऐसा ही कुछ सोच रही थी कि ठाकुर जी के दर्शन खुल गए। बड़े ही भव्य थे। उससे भी बढ़कर मंदिर की विशालता और भव्यता मेरा मन मोह रही थी। परंतु शर्मा जी के संबंध में यह बात सुनकर उन्हें बुरा भला कहने का बहुत मन होने लगा था। दर्शन में पूरा मन नहीं लगा। दर्शन बंद होने पर मैं उन महिला के साथ साथ बाहर निकली। चलते चलते धीरे से पूछा, इस विधायक ने क्यों किया ऐसा? दूसरा विवाह क्यों किया? मुझे अगर अभी मिल जाए तो। अरे मैं तो गई थी उनके घर, पर वहाँ तो पत्ता भी नहीं खड़क रहा था। कोई भी नहीं था। कोठी सुनसान पड़ी थी। फिर पूछा, वो पहले वाली कौन थी और इन्होंने उसका त्याग क्यों किया था? रिश्ता कैसे टूट गया था? मेरी जिज्ञासा का और छोर नहीं था। वे महिला मेरी बात से विचलित सी हो उठी। फिर एक और जाकर कंटीमाला की दुकान के आगे साधारण सी 2 कुर्सियाँ पड़ी थी, वहीं जाकर बैठ गई। पहले उन्होंने पर्स में से पानी की छोटी सी बोतल निकालकर पानी पिया। मुझे भी देने लगी, पर मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। वे एक सांस लेकर बोली, क्या बतलाऊं, बड़ी विचित्र कहानी है। पहले वाली मेरी रिश्ते की बहन लगती थी। वे बेहद खूबसूरत थी। पान की पीक से होठ लाल तो होते ही थे। लंबी शंख सी गर्दन भी पीक निगलने में गुलाबी हो जाती थी। वे जानती थी कि वे सुंदर हैं। पान खाकर जब उनके लाल मधुर अधरों पर पान का रंग चढ़ जाता था तो चेहरा जैसे दीप दीप तमक उठता था। वे ब्राह्मण परिवार की तो थी ही। उनके संस्कार भी बड़े ही श्रेष्ठ और पवित्र थे। अपने पति शर्मा जी को बहुत अधिक प्रेम करने वाली पतिव्रता पत्नी थी। नृत्य गान में भी योग्य शिक्षा प्राप्त की थी। पर मैंने उतावलेपन से पूछा, पर क्या क्या उनसे कोई भूल हो गई? नहीं, उनसे क्या भूल होती। भूल तो शर्मा जी ने ही की थी। वे धीरे से बोली, वह तो मैं भी जानती हूँ, पुरुष ही भूल करते हैं। उतावलेपन में मैं फिर बोल पड़ी, अरे भाई, भूल अगर मानो तो थी, और न मानो तो कोई भूल थी भी नहीं। वे बोली, वह कैसे? मैंने उत्सुकता से पूछा। वह ऐसे कि अगर पान के रस से लाल होंठ चेहरे को एक शोखी भरा सौंदर्य देते थे तो इसमें क्या बात है। एक दिन जब वे अपने होठों को दबा दबा कर पान चबा रही थी तो उनके पतिदेव शर्मा जी ने एक ऐसी बात कही जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। वह क्या बात थी? मैंने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने कहा, पान खाकर तुम तो वेश्या जैसी लग रही हो। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी? मजाक में कही होगी। मैंने पूछा। मेरी बहन ने भी यही पूछा था कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसी हंसी नहीं करनी चाहिए। देखो, शयन कक्ष में पत्नी वेश्या ही होती है, यह तो शास्त्र वचन है। उन पर तो न जाने कैसा जुनून सवार था कि बोले, हाँ सचमुच तुम वेश्या जैसी लग रही हो, बल्कि तुम वेश्या हो ही। तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई पड़ रहा है। तुम्हारा नाचने गाने का शौक और सजना संवरना, वह सब क्या है?
सुनकर मेरी बहन का चेहरा बुझ गया। वे उसी समय अपने कमरे में गई, द्वार बंद कर लिए और न जाने क्या क्या करती रही। कई दिन तक उसी कमरे में बंद रहकर जब उन्होंने द्वार खोले तो जैसे वे एकदम बदल चुकी थी। अपने मायके के नौकर की मदद से जाने कहाँ से साजिंदों को बुलवाया। सारंगी, तबला, हारमोनियम और घुंघरू सभी साज मंगाए। उनका निजी कक्ष जैसे कोठा बन गया। मैंने बीच में ही उन्हें टोकते हुए पूछा, यह क्या वे अपने पति से बदला लेने के लिए कर रही थी? बदला तो क्या, यही तो समझ में नहीं आया कि यह क्या था। तुमने मुझे वैसा कहा तो मैं वैसा ही बनकर दिखाऊंगी। कुछ ऐसा ही भाव उनके मन में रहा होगा। उसी घर में वैश्या जैसे साज सजाना तो उन्हें उन्हीं की नाक के नीचे जलील करना था। जयपुरी घराने का कत्थक तो सीखा ही था। उसी के बल पर मालूम नहीं कैसा पागलपन उन्हें सूझा। वे तो पतिव्रता थी। वे नाचने लगी, कई घंटे नाचती रहती। कोई भी दोष देखे बिना वैश्या कह देना उन्हें सहन नहीं हुआ और वह जैसे अपने को ही तिल तिल करके मारने लगी। उनके माँ बाप ने, भाई भाभी ने, सभी ने समझाया, पर उन पर जो गुस्सा सवार हुआ वह उतरा ही नहीं। व्यक्तिगत रूप में वे देह और मन से पवित्र थी, परंतु पति को सबक सिखाना चाहती थी। मैं बोल पड़ी, बड़ी पागल थी वे। पुरुषों को कोई सबक सिखा पाया है? वे घुटन भरे दिन थे। पति पत्नी के बीच तनाव ही नहीं, एक प्रकार का लगाव पैदा हो रहा था। वे उनके कमरे में जाते तो वो उनको भी एक ग्राहक की तरह मदिरा पेश कर देती, यद्यपि स्वयं अपने होठों तक नहीं ले जाती थी। धीरे धीरे शर्मा जी ने उस कमरे में जाना भी छोड़ दिया। बचपन में योग्य गुरु से जयपुर घराने का कथक नृत्य भी मेरी बहन ने सीखा था। ससुराल आने के बाद उसके प्रदर्शन का अवसर ही नहीं आया था, परंतु अब वे उसी का नित्य प्रति अभ्यास किया करती थी। शायद नृत्य कला ही उन्हें जीवित रखे हुई थी, अन्यथा वे जैसे दूसरी देह में ही पहुंच गई थी। शर्मा जी का क्या हाल हुआ फिर, यह तो बताइए। उनकी पोजीशन तो बहुत ही खराब हुई होगी, मैंने पूछा। हाँ, बेचारे मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए थे। सभी कहते थे कि तुम्हारी पत्नी तो वैश्या हो गई है। नाचना तो पहले ही जानती थी, अब रही सही कसर भी पूरी हो गई। चाहते तो वे उनको अपने घर से निकाल सकते थे, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा पर इससे आँच आ रही थी। उनका राजनीतिक जीवन भी प्रभावित हो रहा था, परंतु वे एक सती साध्वी को कैसे घर छोड़ने पर विवश करते? अभी बात घर में है, घर से बाहर निकालते ही बात घर घर में फैल जाएगी। इसी डर से वे सहे जा रहे थे। पत्नी सोचती थी कि अगर वे क्षमा मांगे तो शायद उनके संकल्प में थोड़ी शिथिलता आ जाए, परंतु दोनों से ही कुछ नहीं हुआ। कितने समय तक यह किस्सा चलता रहा, मैंने पूछा। वे बोली, शायद 7 महीने तक। पति की वाणी का तीर छूट चुका था, निशाना लग गया था। वे क्या जानते थे कि बात का शूल इतना तीखा धंस जाएगा। पत्नी की अस्मिता का प्रश्न था और वे झुकने वाली नहीं थी। टूट सकती थी पर झुक नहीं सकती थी। एक दिन सचमुच उन्हें ग्लानि होने लगी। साजिंदे और घुंघरू सब जैसे उनकी हंसी उड़ाने लगे। ब्राह्मण धर्म के संस्कार उन पर विद्रूप की हंसी उड़ाने लगे। एक दिन रात को दूध में विष मिलाकर पी लिया और फिर पति के कक्ष में जाकर उनके चरणों पर सिर रखकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो उन्होंने दूसरा विवाह उन्हीं दिनों कर लिया था, मैंने पूछा। वे बोली, पुरुष बिना स्त्री के नहीं रह सकता ने। उन दिनों तलाक की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एक पुरुष को कई पत्नियां रखने का अधिकार था। बड़े बंगले के अंदर क्या हो रहा है कौन जान सकता था। अब हम सभी मंदिर के बाहर आ गए थे तथा अपनी अपनी गाड़ियों में चल पड़े थे। मेरे मन में यह प्रश्न अब भी घुमड़ रहा था, ऐसा उन्होंने क्यों किया, और यह भी कि उनके पति ने ऐसा क्यों कहा।